हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। इससे जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कवर करवाया था सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, तो वो जो है मैंने आपको डिटेल में कवर करवाया था। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के और भी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सिंपली मेरे चैनल पर जाओगे और वहाँ पे आपको जो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जो है मैंने आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं इस सब्जेक्ट के आपको कवर करवाए हुए हैं। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो डिटेल में हम आज इस टॉपिक को जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो क्या है, वो एक जो है फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो जो है एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है जिसका यूज़ हम किसी भी कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको जो है सिंपल, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंपल लैंग्वेज में जो है मैं आपको आज इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो एक जो है फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है जिसका यूज़ किसी भी कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, किसी भी कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, हम इसको डिटरमाइन तो कर लेंगे लेकिन ये होता क्या है। तो बेसिकली जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे कंपनी को ना तो कोई लॉस होता है और ना ही कोई प्रॉफिट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो किसी भी बिजनेस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, लेकिन जो उसने यहाँ पे खर्च किया है, जितने पैसे उसने लगाए हैं वो उसके पूरे हो जाते हैं लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, जहाँ पे टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो आई है वो इक्वल किसके रहती है, टोटल सेलिंग के जो है वो इक्वल रहती है। मतलब कि जितनी आपने कॉस्ट लगाई है, जितना आपके प्रोडक्शन पे कॉस्ट आई है, उतने ही प्राइस की आपकी जो है सेलिंग हुई है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल होगी टोटल सेलिंग के, तो वो कंपनी का जो है ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे इसमें थर्ड जो पॉइंट है इसमें क्या आपको बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो जो है एक टेक्निक है। वो क्या है, एक टेक्निक है किसको स्टडी करने की, सीवीपी एनालिसिस को। तो सीवीपी एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा सीवीपी एनालिसिस होता था उसको हम बोलते थे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम हम प्रॉफिट उसको बोलते थे। उसमें हम क्या करते थे, सीवीपी एनालिसिस में हमें ये पता लगाना होता था कि जो हमारा कॉस्ट है और जो वॉल्यूम है और जो प्रॉफिट है, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता था हमें कि जो कॉस्ट है, वॉल्यूम है, उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर कैसे पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम प्रोडक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे जो है हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है और इन दोनों से जो है हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब जो है हम रिलेशनशिप फाइंड आउट हमें करना होता था किसमें, सीवीपी एनालिसिस में। ठीक है, तो सीवीपी एनालिसिस में तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता था। तो वो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो वो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू जो है हम उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ जो बुक्स है वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपका यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस है और जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये दोनों जो है ये दोनों सेम है।
ठीक है, कुछ बुक्स में आपको दिया हुआ है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस जो है इसमें इन दोनों में होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो आपका सीवीपी जो एनालिसिस है, जो सीवीपी एनालिसिस का आपका कॉन्सेप्ट है वो जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो क्या है, वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, मतलब कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वहीं पे जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस सिर्फ एक क्या है, टेक्निक है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला कि जो आपका सीवीपी एनालिसिस है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही बड़ा जो कॉन्सेप्ट है। और वहीं पे जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है वो जो है सिर्फ एक टेक्निक है सीवीपी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पार्ट्स में जो है मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है उससे आपको क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन, और सेकंड क्या है, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इन दोनों में अब क्या होता है, तो जो आपका नैरो इंटरप्रिटेशन है इसके थ्रू क्या पता चलता है, इसके थ्रू ये पता चलता है हमें कि ये जो है एक ऐसा सिस्टम है, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी का पता चलता है। ठीक है, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके थ्रू हमें एक ऐसी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ का पता चलता है जहां पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमारी इक्वल किसके होती है, टोटल सेलिंग प्राइस के। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा, कितना हमें प्रोडक्शन करना होगा या फिर कितनी हमें सेलिंग करनी होगी, जिससे कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमारी इक्वल हो जाए टोटल सेलिंग प्राइस के। ठीक है, आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके थ्रू हमें उस लेवल ऑफ एक्टिविटी का पता चलता है, उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन का पता चलता है कि हमें कम से कम हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा जिससे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेलिंग के इक्वल हो। मतलब कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो लेकिन हमें लॉस भी मत हो। ठीक है, लॉस भी ना हो, तो ऐसे एक पॉइंट पे हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा उस प्रोडक्शन का पता जो है हमें ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या है, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो इसके थ्रू जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, हमें जो है प्रोबेबल प्रॉफिट का पता चलता है। ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम जो है यहाँ पे 10 यूनिट्स का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर हमने प्रोडक्शन अपना 50 यूनिट्स का कर दिया तो 50 यूनिट्स पे हमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू पता चलती है कि हम कितना जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम 10 यूनिट्स का कर रहे हैं, 50 यूनिट्स का कर रहे हैं या फिर 100 यूनिट्स का कर रहे हैं, तो इन पे 10 यूनिट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 पे कितना हो रहा है और 100 पे कितना प्रॉफिट जो है हमें हो रहा है। तो उस प्रॉफिट का जो है यहाँ पे संभावित जो प्रॉफिट है उसका अनुमान लगाने में जो है ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये कंट्रीब्यूशन टर्म है इसका यूज जो है मार्जिनल जो कॉस्टिंग है उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, और जो आपका सीवीपी एनालिसिस है, जो आपका सीवीपी एनालिसिस है उसमें भी जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, इस टर्म का यूज़ होता है। तो आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो कंट्रीब्यूशन जो है आगे इसका आपको फॉर्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस जितना है वो, और उसमें से हम माइनस करेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड इसका फॉर्मूला भी है कि जो कंट्रीब्यूशन हमारा होता है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको यहाँ पे इसके याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट
फॉर्मूले हैं। उसके बाद सेकंड जो इसमें यहाँ पे टर्म आती है वो आती है हमारी पीवी रेशो। पीवी रेशो का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो पीवी रेशो अब क्या होती है, पीवी रेशो को स्टूडेंट्स हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ मात्रा अनुपात। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं ये नाम। ठीक है, तो पीवी रेशो क्या होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स जो पीवी रेशो होती है उसके थ्रू जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स या फिर कितनी यूनिट्स को सेल करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो पीवी रेशो है उसके द्वारा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी को, जो हमारी कंपनी है, अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको यहाँ पे कम से कम कितने उसको प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने होंगे, कितना उसको प्रोडक्शन करना होगा या फिर कितनी यूनिट्स जो है उसको सेल करनी होगी। इन यूनिट्स का पता भी जो है यहाँ पे पीवी रेशो से आपको पता चलता है। तो ये आपका हो गया पीवी रेशो का। उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं पीवी रेशो में कि जो आपकी पीवी रेशो है वो जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है, रिलेशनशिप को स्थापित करती है किसके बीच में, कंट्रीब्यूशन और सेल वैल्यू के बीच में। मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन है आपका और जो सेल वैल्यू है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप को जो है ये एस्टेब्लिश करती है, स्थापित करती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है आगे कि जो आपका पीवी रेशो है उसको कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स रेशो के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि जो आपकी पीवी रेशो है वो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब कि जो पीवी रेशो है आपकी, पीवी रेशो के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट, आपकी कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगी ये टॉपिक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है। ठीक है, वो जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है वो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है, ए कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई बी बना रही है या फिर सी बना रही है। ठीक है, तो इन तीन, अगर वो मान लीजिए 3 प्रोडक्ट अगर एक कंपनी बना रही है तो इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट उसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट उसका जो है ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, तो उसका पता भी जो है पीवी रेशो के थ्रू यहाँ पे लगाया जा सकता है कि ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे बी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये पता किससे चलता है, ये पता पीवी रेशो के थ्रू आपको जो है चलता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले दिए गए हैं। तो पीवी रेशो आपकी किसके इक्वल होती है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे हम सेल्स से, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल्स ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल्स, और ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसको डिवाइड करेंगे सेल्स से। ठीक है, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है आपकी एस माइनस वी। ठीक है, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसको डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, एस से, सेल्स से उसको डिवाइड करेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसका यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसको डिवाइड करेंगे हम सेल्स से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले जो है अब क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी में टर्म आती है वो आती है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ मैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी पोजीशन होती है कंपनी की जहाँ पे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी ना तो कोई प्रॉफिट अर्न करती है और ना ही उसे कोई लॉस होता है, लेकिन जितना उसने खर्चा किया है वो उसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है दिया गया है एट ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल सेल्स के बराबर होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स जो है दोनों इक्वल होती है। मतलब कि जो इनकम होती है आपकी और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, इनमें कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे नहीं होती। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होंगे तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई गई है कि इफ़ प्रोडक्शन, अगर जो हमारा प्रोडक्शन है वो ब्रेक इवन पॉइंट से जो है ज़्यादा है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर आपका जो प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है, अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से जो है ज़्यादा है तब जो है कंपनी को क्या होगा, ठीक है, तब कंपनी को होगा प्रॉफिट। वहीं पे अगर कंपनी का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन या फिर सेल्स उसकी ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो वहाँ पे उसको क्या होगा, लॉस होगा कंपनी को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट जो है इसकी नेक्स्ट टर्म है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले जो है यहाँ पे दिखाना चाहूँगी ब्रेक इवन पॉइंट के, और हम जो है यहाँ पे जो ग्राफ है इसका वो ग्राफ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूले हैं ये है, तो ये जो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट पे आउटपुट के लिए है, ठीक है, आउटपुट के लिए है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और इसका यहाँ पे सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पे आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। और सेकंड फॉर्मूला भी है इसमें, सेकंड फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड करेंगे उसको टोटल कंट्रीब्यूशन से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल सेल्स से। तो और यहाँ पे आगे भी आपको ये फॉर्मूला जो है दिया गया है, तो आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट उसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशो। तो ये यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है ग्राफ आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, जो आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है आपको सेल्स जो है सेल्स आपको शो की गई है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है आपको अमाउंट या फिर कॉस्ट जो है आप इसको बोल सकते हो वो आपको शो की गई है, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली आपकी लाइन जो है टोटल फिक्स कॉस्ट की है, ठीक है। और वहीं पे ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी जा रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बाद यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे टोटल सेल्स की है, और ये लाइन जो है ये टोटल कॉस्ट की है आपकी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डॉट वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 34 जो यूनिट्स हैं यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको यहाँ पे शो की गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है इस डायग्राम के थ्रू कि अगर ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर 34 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है या फिर 34 यूनिट्स को सेल करती है, तो इस कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, ठीक है। ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, क्योंकि जितनी उसने कॉस्ट लगाई है उतनी ही कॉस्ट उसकी पूरी हो गई है। लेकिन अगर ये कंपनी जो है, अगर ये कंपनी 34 यूनिट से अगर ये कंपनी कुछ भी कम या ज़्यादा करती है, अगर कंपनी ने क्या किया 34 की जगह यहाँ पे 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया या फिर 30 यूनिट्स की उसने सेलिंग की, तो यहाँ पे कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को लॉस होगा।
होगा। वहीं पे अगर कंपनी जो है 34 यूनिट्स से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा सेलिंग करती है, मतलब कि अगर कंपनी ने 40 यूनिट्स की यहाँ पे जो है सेलिंग कर दी, 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 34 यूनिट्स का है। तो 34 यूनिट्स से जितनी भी कम या ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा या सेलिंग होगी, उसके बेस पर ही आपका पता चलेगा आपको कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है। तो आई होप कि आपको जो है डायग्राम के थ्रू ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आता है टॉपिक, वो आपका है डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो ब्रेक इवन पॉइंट पर 0 होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है 0 होता है, जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है, 0 प्रॉफिट आपको होता है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ायर्ड जो प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला जो है आपको दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे, हाँ जी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है डिज़ायर्ड प्रॉफिट का। यूनिट्स फॉर अ डिज़ायर्ड प्रॉफिट किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इसमें क्या है, इसमें यूनिट्स के बारे में जो है आपको पता चलेगा, प्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा कि कितना आपको प्रोडक्शन करना होगा, कितनी यूनिट्स का आपको प्रोडक्शन करना होगा या फिर कितनी यूनिट्स को आपको सेल करना होगा, ठीक है। तो वो आप किससे फाइंड आउट करोगे, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेल्स के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट्स का था कि आपको कितना यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये है कि आपको सेलिंग कितनी करनी होगी, कितनी यूनिट्स आपको सेल करनी होगी, तो उसका पता जो है आपको किससे चलेगा, इस फॉर्मूले से चलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे इसको पीवी रेशो से। आई होप कि आपको जो है ये फॉर्मूले जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो जो है आपको ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ थ्योरी कवर करवाती हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टर्म आती है वो टर्म क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जो लास्ट इसमें टर्म आती है ब्रेक इवन एनालिसिस में, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपका वो किसके इक्वल होता है, टोटल सेल्स के इक्वल होता है, ठीक है। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स है वो, उसके इक्वल होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मैंने आपको 34 यूनिट्स जो हैं दिखाई थी ना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार और यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम बताया था। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट था, यहाँ पे जो आपकी 34 यूनिट्स थी, ठीक है, 34 यूनिट्स थी। तो ये आपका यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहाँ पे बिजनेस जो है सेफ रहता है, मतलब कि ना तो बिजनेस को कोई यहाँ पे प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी नहीं होता, ठीक है। तो 34 जो यूनिट्स है यहाँ पे, ये जो है इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यहाँ पे बिजनेस को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आगे देख लेते हैं कि आपको क्या में बोला गया है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला और दिया गया है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे उसको पीवी रेशो से, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होता है, नेट प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे हम पीवी रेशो से, हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिग्निफिकेंस जो है बताई गई है। तो सिग्निफिकेंस में यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज लार्ज, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लार्ज है, अगर वो बड़ा है, तब जो कंपनी जो बिजनेस है वो जो है साउंड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, साउंड होता है। मतलब कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप ज़्यादा रखोगे, जो आपका सुरक्षा का लेवल होगा, जो सेफ्टी का बिजनेस का लेवल होगा, अगर आप उसको ज़्यादा रखोगे तो बिजनेस जो है वो साउंड साइन करेगा, ठीक है। मतलब कि बिजनेस के लिए वो अच्छा होगा। और उससे क्या होगा,
जो आपकी सेल्स होगी वो आपकी जो है थोड़ी कम होगी, ठीक है, थोड़ी कम होगी वो सेल्स आपकी, लेकिन जो प्रॉफिट्स होंगे आपके वो जो है कंपनी जो है अर्न करती रहेगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसने ज़्यादा रखा है कंपनी ने, ठीक है, अपने बिजनेस का उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ज़्यादा रखा है ना। तो ज़्यादा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे तो प्रॉफिट जो है कंपनी को होते रहेंगे, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट होते रहेंगे, लॉस उसको नहीं होगा। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने कम रखा हुआ है, ठीक है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने जो है कम रखा हुआ है तो उससे क्या होगा कि जब आपकी सेल्स जो है वो कम होगी तो उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना स्मॉल रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, तो उससे जो आपकी सेल्स है अगर वो कभी भी कम होगी तो उससे जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आपके जो है कम होंगे और आपको जो है यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी जो है आपको हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने जो है बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट होने के चांसेस जो है आपके बहुत ना के बराबर हो जाएंगे और लॉस के आपके ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या है, एक इंडिकेटर है टू द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपका बिजनेस जो है वो कितना अच्छा जा सकता है, तो इसके लिए आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना जो है लार्ज रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो मैं नहीं बोलूँगी इसको, बड़ी है, लेंथी वीडियो है, लेकिन आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो भी रही होगी। और अब आपको यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और लाइक करने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी जो है ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की और बाकी की चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी जो एनालिसिस है ये मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उनमें जो है हम वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस, टारगेट कॉस्टिंग होगी आपकी, लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है हम टॉपिक्स जो है आगे आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। तो उन सब वीडियोस को भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा और जो है आप कोई भी वीडियो यहाँ पे मिस नहीं करोगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।